हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पिछली वीडियो में हमने देखा था जलीय पारितंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट ओशियन इकोसिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं जलीय पारितंत्र का ही एक हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल इकोसिस्टम या संक्रमणकालीन इकोसिस्टम। अब क्या होता है संक्रमणकालीन इकोसिस्टम, पहले हम समझ लेते हैं। और जो है ट्रांजिशनल जो है क्षेत्र होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये है हमारी नदी, ठीक है, और ये है हमारा जंगल। तो आप जब ना नदी के किनारे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अचानक से जंगल और अचानक से नदी नहीं शुरू होती है। कुछ दूर का ऐसा एरिया जरूर होता है जहाँ पे नदी धीरे धीरे खत्म होती है, नदी का किनारा आता है, फिर कीचड़ आता है, फिर कीचड़ धीरे धीरे सूखते सूखते फिर जमीन एकदम सूखी आ जाती है, फिर जंगल आता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे कहीं ना कहीं नमी बहुत ज्यादा है, गीलापन है, कीचड़ जैसा है, दलदल है, तो इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं जो है ट्रांजिशन क्षेत्र, ठीक है, या संक्रमणकालीन क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम का कुछ कुछ हिस्सा जो है पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। और ऐसे जो है कि जगह पे आप देखेंगे जो जीव होते हैं वो ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो संक्रमण होते हैं, संक्रमणकालिक जीव होते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है कि ये जो जीव होंगे जमीन पे भी रह लेंगे और पानी में भी रह लेंगे, ठीक है। जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, केकड़ा हो गया, तो ये वाले जीव इस एरिया में पाए जाएंगे, और प्लांट्स भी उसी नेचर के होते हैं, ठीक। तो संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या होता है, दो इकोसिस्टम के मिलने वाला जो जगह होता है उसे संक्रमणकालीन क्षेत्र बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र में कौन कौन से इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जो है तीन तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। एक तो ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी, दूसरा है आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, तीसरा है मैंग्रोव, ठीक है। तो इन्हीं तीनों इकोसिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं एस्चुरी क्या होती है। तो देखिए एस्चुरी और डेल्टा मिलता जुलता नाम है, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इधर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कोई नदी है, यहाँ पे कोई नदी है, मान लीजिए कि ये समुद्र है, और यहाँ से जो है नदी बह के आ रही है, यहाँ से जो है नदी बह के आ रही है, और यहाँ पे भी एक नदी आ रही है। तो आप देखेंगे नदियां दो तरीके से जो है बहती हैं। एक नदी ऐसी होती है जो ऊपर से कचरा जो लाती है ना, उसको जो है पूरा का पूरा समुद्र में ढकेल देती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आसपास का जो एरिया है बहुत चट्टानी है, यहाँ की मिट्टी जो है नदी काट नहीं पाती है, और यहाँ पे इसलिए कचरा जो है कि इकट्ठा नहीं हो पाता है। स्पीड इतनी ज्यादा होती है नदी की कि सारा का सारा कचरा समुद्र में लाके किनारे पे फेंक देती है, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे गाद जो है कलेक्ट हो जाता है काफी ज्यादा दूर तक। तो इसको हम बोल देते हैं एस्चुरी। ज्वार नद मुख, नदी के मुख पे जो ज्वार कचरा आके इकट्ठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ज्वार नद मुख। कब होता है, जब नदी चट्टानी एरिया से बहे और यहाँ पे कोई मिट्टी का कटाव न हो, और पूरा का पूरा जो है स्पीड काफी ज्यादा होती है, पूरा का पूरा कचरा समुद्र में लाके ढकेल देती है, तो इसको ज्वार नद मुख या एस्चुरी बोलते हैं। वहीं एक नदी ऐसी बहती है जो यहाँ की मिट्टी को आराम से काट देती है, ठीक, और कई रास्ते में बट जाती है, इसको पक्षी पाद डेल्टा बनाती है यहाँ पे, ठीक है। इसे वितरिका बोलते हैं, वितरित हो गई कई भाग में क्योंकि यहाँ की मिट्टी आराम से कट जा रही थी, ठीक। तो नदी की जब स्पीड ऐसे जगह पे कम होती है तो ये पूरा फैल जाता है पानी, और यहीं पे जो उधर ऊपर से गाद लाती है ना कचरा मिट्टी, वो सब का सब जो है यहीं पे इकट्ठा कर देती है, और कुछ हिस्सा जो है समुद्र में भी मिल जाता है। तो इस तरह का जो क्षेत्र बनता है इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो जब इस तरह से मिट्टी गाद इकट्ठा हो तो इसको डेल्टा बोलेंगे, और जब मिट्टी गाद पूरा का पूरा समुद्र में चला आए तो इसको हम एस्चुरी या ज्वारनदमुख बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। ये जमीन के ऊपर ही रह जाता है ज्यादातर हिस्सा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा समुद्र में चला आता है। तो एस्चुरी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, समझ में आ गया। तो ये जो एस्चुरी है, ये जो ज्वारनदमुख है, यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम पाया जाएगा उसी को ज्वारनदमुख इकोसिस्टम बोलेंगे या ज्वारनदमुख पारितंत्र बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसकी विशेषता क्या होती है बस ये पढ़ लेते हैं। तो इसकी विशेषता ये होती है
कि यहाँ पे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए नदी ऊपर से आई है, बहुत सारा जो है कि कचरा लाई है, बहुत तरह का जो है कि किसान खाद वाद डालते हैं तो उधर का पानी नदी से मिलकर आया है, बहुत सारे जीव जंतु मरे होंगे, पेड़ पौधे सड़े गले होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें नदी लाती है तो यहीं पे बहा देती है। और समुद्र में भी आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस समुद्र का न्यूट्रिएंट्स प्लस नदी का न्यूट्रिएंट्स, तो इस एरिया में पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब पोषक तत्व बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे नदी के मुहाने पे बहुत तरह की मछलियां आती हैं। वो मछलियां जो है कि यहाँ पे भोजन करती हैं, उन मछलियों को खाने के लिए उनसे बड़ी मछलियां आएंगी, कछुआ आएंगे, केकड़े आएंगे, सांप आएंगी, जंगली बिल्लियां आएंगी, यानी कि यहाँ बहुत तरह के जीव इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता होती है ज्वार नद मुख में, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये इसकी विशेषता है। अगली चीज है यहाँ पे कि प्रदूषक काफी ज्यादा अवशोषित करते हैं। जैसे यहाँ जो प्लांट होंगे तो वो प्लांट जो है अगर गंदगी में उग रहे हैं तो जायज सी बात है वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वहां के प्रदूषक तत्व जो हैं जो वहां गंदगी बढ़ा रहे हैं उनको वो अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो समुद्र का ये क्षेत्र होगा, यहाँ पे के जो प्लांट्स वगैरह हैं, जो जीव जंतु हैं, यहाँ के कचरे को खा के वो सफाई कर रहे होंगे। ठीक, तो ज्वारनद मुख की विशेषता समझ में आ गई कि पोषक तत्व काफी ज्यादा होते हैं यहाँ पे, यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है कि बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत तरह के जीव देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो है कि प्रदूषक अवशोषक होते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स और एनिमल होते हैं। तो ये हो गई ज्वारनद इकोसिस्टम की विशेषता। अब हम बात करते हैं कि नुकसान क्या है। तो देखिए ऐसे जगहों पे ना बहुत बार पोषक तत्व ज्यादा होने की वजह से यहाँ एल्गी यानी कि शैवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और शैवाल जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो देखने को ये आता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया शैवाल से भर जाता है। अब शैवाल से भर जाने की वजह से जो है यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है ठीक से अंदर के पौधों का, क्योंकि लाइट जो है कि नीचे जा ही नहीं पाती है। दूसरी चीज, जो जीव होते हैं वो भी कहीं ना कहीं धूप नहीं ले पाते हैं, उनको भी ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो जब शैवाल बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं शैवाल जो है प्रस्फुटन या फिर एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो एल्गल ब्लूम कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारनद मुख वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस कंडीशन को एल्गल ब्लूम बोलते हैं? तो जब पोषक तत्व बढ़ जाता है तो वहाँ शैवाल बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से ये शैवाल जो है कहीं ना कहीं बहुत तरह के जो है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रियाएं हैं उनको जो है कि ये अवरोधित कर देते हैं। तो आपने समझा एस्चुरी क्या होती है, ज्वारनद मुख क्या होता है, यहाँ की विशेषता हमने देख ली, और यहाँ नुकसान क्या होता है हमने ये देख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अपना दूसरा इकोसिस्टम देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे आर्द्र भूमि इकोसिस्टम या फिर बोलेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। वेटलैंड किसकी बात करेंगे हम? तो वेटलैंड इकोसिस्टम में हम उन सभी जगहों की बात करेंगे जहाँ पे नमी है। वेट मतलब होता है नमी, लैंड मतलब होता है जमीन, यानी कि जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे काफी ज्यादा नमी है उसको हम बोलेंगे वेटलैंड या आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब भी नम होता है। जैसे ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो एक तो आप देखेंगे कि खारे पानी वाले, यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो आर्द्र भूमि पाई जाती है, और एक अंतःस्थलीय मतलब कि लैंडलॉक यानी कि जमीन के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा जो है कि देश हो गया, ये भारत हो गया, ठीक है। तो जो समुद्र के किनारे पाए जाएंगे झील तालाब, इनको हम बोलते हैं तटीय आर्द्र भूमि, ठीक है, या कोस्टल जो है कि वेटलैंड। और जो देश के अंदर है, जमीन के अंदर है पूरा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अंतःस्थलीय वेटलैंड, ठीक है। अब जैसे अगर समुद्र तटीय की बात करें तो प्रवाल आ जाएगा, मैंग्रोव आ जाएगा, लैगून आ जाएगा, ठीक है। और अगर अंतःस्थलीय बात करें तो झील आ जाएगा, तालाब आ जाएगा, अनूप आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, कच्छ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे अंतःस्थलीय हैं।
तो वेटलैंड क्या है? वेटलैंड वे सभी जगह हैं जहाँ पे नमी पाई जाती है और वहाँ पानी वानी देखने को मिलता है, जैसे झील, नदी, तालाब, लैगून, मैंग्रोव, ये सब सारी चीजें जहाँ जहाँ पानी आप देख पाते हैं। इनको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि या आर्द्र इकोसिस्टम। अब इनका क्या है कि इनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ भी पानी वाला एरिया होगा वहाँ बहुत तरह के पक्षी आते हैं, वहाँ से बहुत जड़ी बूटियाँ जो है देखने को मिलती हैं, जड़ी बूटी निकाली जाती है। वहाँ लोग जो है नौका चलाते हैं, जैसे झीलों में जाएंगे तो डल झील हो गई तो बहुत फेमस है, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो वेटलैंड है, जो नदी, तालाब, झील, झरने, दलदल, जो भी ये जगह है, आर्द्र भूमियाँ हैं, ये देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा सपोर्ट करती हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो ये हो गई सब वेटलैंड, इन्हीं को हम वेटलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो वेटलैंड है, ठीक है, अब इनको जो है कि पढ़ाया क्यों जा रहा है और इन पे खतरा क्या है। तो देखिए हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हम इतना घर बना रहे हैं, मकान, रोड बना रहे हैं, जिस वजह से वेटलैंड पे काफी ज्यादा खतरा आ गया है। बहुत जगहों पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तालाब पाट दिए जा रहे हैं, नदियों के किनारे जो है घर बना लिया जा रहा है, और भी जुताई करके जो है कि हम खेत बना ले रहे हैं, और बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। शहरों में जो तालाब है, अरल सागर आप सुने होंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सूख गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी पानी वाले एरिया है, जो भी वेटलैंड है, उन सभी पे खतरा आ गया है। सब के सब जो है खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो इस वजह से जो है कि इनको बचाने की एक बहुत ही बड़ी मुहिम चली है। अब ये मुहिम कौन सी है? यानी कि जैसे क्या है कि आपको बीमारी होती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर आपका इलाज करते हैं। उसी तरीके से जो ये वेटलैंड हैं, जो सूख रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, इनको बचाने के लिए भी पूरे विश्व स्तर पे अब प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि वेटलैंड को बचाने के लिए विश्व स्तर पे कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम चलाया गया है, प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि रामसर कन्वेंशन क्या है, तो रामसर कन्वेंशन एक जो है सम्मेलन है जिसमें पूरी दुनिया के जो देश हैं वो सभी आकर के बात करते हैं कि कैसे हम झील, तालाब या और भी जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं उनको बचाया जाए। बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए, ये आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड को बचाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था, हम देखते हैं कब चलाया गया था और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो देखिए हुआ क्या, जब सभी जो है वेटलैंड सूखने लगे, सब लोग जो है घर बनाने लगे, उन्हें खराब करने लगे, खत्म करने लगे, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी। और ये जो चिंता बढ़ी तो इस, ठीक है, तो सभी लोग मिल करके एक मीटिंग बुलाए। वो मीटिंग कहाँ बुलाई गई थी? तो वो मीटिंग बुलाई थी ईरान में। ईरान में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के थोड़ा सा नीचे, मैप आप देखिएगा, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ये है देखिए अपना भारत, और ये है ईरान, अगर दिख रहा होगा तो ये है कैस्पियन सागर। और यहीं पे जो है देखिए भारत से यहाँ पे है, यहीं पे है एक शहर रामसर, ठीक है, रामसर शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी 1971 में। कब बुलाई गई थी? 1971 में। तो रामसर कन्वेंशन इसी को बोला गया क्योंकि रामसर शहर में हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन कब बुलाया गया था? 1971 में। यहाँ क्या बात हुई थी? तो यहाँ बात हुई थी कि हम वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों को, नम भूमियों को बचाएंगे, ठीक। पूछा जाता है लागू कब हुआ? तो ये 1975 में लागू हो गया। भारत इसको कब जो है हस्ताक्षर किया इस पे, यानी कि भारत ने कब स्वीकार किया? तो भारत 1982 में स्वीकार किया। ये जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है 1982 में भारत ने जो है साइन कर दिया। यही जब रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में, तो एक डे डिसाइड किया गया
कि आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए हम हर साल वेटलैंड डे मनाएंगे, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये बहुत तेज पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? वेटलैंड को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, कैसे हम लोग बचाते हैं रामसर कन्वेंशन के तहत किसी भी साइट को या किसी भी वेटलैंड को। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या तमिलनाडु से, कहीं से भी हैं, तो आप देखेंगे वहां कोई झील होगी आपके पास, कोई तालाब होगा, कोई नदी होगी, या और भी जो है कि वेटलैंड भूमियां होंगी। तो जब उन पे खतरा आता है, मान लीजिए कि वहां पे लोग आते हैं कहीं ना कहीं, अगर वहां कचरा वचड़ा फेंका जा रहा है या फिर वहां पे लोग जो है कि वहां पे और भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस वेटलैंड पे खतरा आ जाता है। ठीक है, या फिर वहां बहुत तरह के पक्षी आ रहे हैं तो उन पक्षी को वो लोग मार वार देते हैं। ठीक, तो इस तरह की समस्याएं जब देखने को मिलती है ना, तो मान लीजिए तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तो उसने अब कहा कि हम जो है इस जो झील है, ये जो झील है हमारी, इस झील को हम रामसर कन्वेंशन में शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो जो आसपास के झील तालाब जो भी वेटलैंड है, उसको क्या किया जाता है, एक सूची जारी होती है, उस सूची में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि बहुत तरह के हमारे पास झील तालाब हैं, लेकिन हमें लगेगा कि किसको ज्यादा बचाने की जरूरत है, तो हम उसको उस लिस्ट में डाल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो कुल हमारे यहाँ फिलहाल आप देखेंगे तो भारत में अभी जो है 27,403 वेटलैंड हैं, यानी इतनी ज्यादा हमारे देश में झील तालाब इस तरह की सभी वेटलैंड हैं। ठीक, इसमें से 23,000 जो है 444 जो है अंतर्देशीय हैं और 3,959 जो है तटीय है, मतलब तटों पे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब जो है ये तो पूरी की पूरी आर्द्र भूमि हो गई, लेकिन भारत में इनमें से 85 2024 में कुल 85 जो है कि वेटलैंड है, इनको रामसर की सूची में डाल दिया गया है, रामसर कन्वेंशन की। अब इस संख्या में से 85 ऐसी थी जिनको रामसर कन्वेंशन में डाल दिया गया। अब इससे फायदा क्या होगा? अब जब गूगल करेंगे आप कि भारत की रामसर भूमि कौन सी है, तो आप देखेंगे कि इसमें 85 जो शामिल हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं उनका नाम आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि अब तक जिस झील को, जिस तालाब को, जिस वेटलैंड को हम अपने देश तक ही सीमित रखते थे, बस आसपास के लोग ही जानते थे, जैसे ही ये रामसर कन्वेंशन में, रामसर साइट में शामिल हुई, इसको पूरी दुनिया के लोग अब जानेंगे। अब इंटरनेट करेंगे तो वहाँ के लोग जो है उसको देख पाएंगे और वहाँ पे घूमने के लिए भी आएंगे, और सरकारें जो होंगी उस राज्य की जिसको कि रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, वो उस पर फोकस करेंगी। वहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा उसको रोकेंगी, वहाँ जो पक्षी आएंगे उनको उनका शिकार करने से रोकेंगी, और भी जो उस पर कोई समस्या आने वाली होती है तो उसको जो है समस्या को दूर करने का सरकारें प्रयास करेंगी। इससे क्या होगा कि उस रामसर साइट की या उस वेटलैंड की सुरक्षा हो पाएगी। तो रामसर कन्वेंशन क्यों बनाया गया, और इसमें हमारी जो नॉर्मल आर्द्र भूमि होती है कैसे शामिल की जाती है, और जो है कि उसको शामिल करने का क्या उद्देश्य होता है, उससे क्या फायदे होते हैं, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो ये 85 2024 का ये डेटा है कि ये जो 85 वेटलैंड हमारी रामसर कन्वेंशन में शामिल हैं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा राज्य में है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में फिलहाल 18 रामसर साइट्स हैं। वहां पे बहुत तरह की झील तालाब और भी हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें से 18 को जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। और उसके बाद यूपी में है सबसे ज्यादा 10, उसके बाद है उड़ीसा में 6। 2024 का ये डेटा है, आगे बदलता रहेगा तो आप देखते रहिएगा ध्यान से। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नई रामसर साइट्स हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए 5 नई जो है कि अभी जो ऐड हुई है रामसर साइट, कौन कौन सी हैं। तो ये नागी बिहार का एक जो है कि पक्षी विहार है, कोई झील है, ठीक है, वहां पे ये है झील नागी, और बिहार में ही है नकटी
इसका नाम है नकटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बिहार में है। तमिलनाडु की नंजरायण जो झील है, ठीक है, पक्षी विहार ये भी है, इसको भी रामसर साइट में 2024 में अगस्त में जोड़ा गया है। और तमिलनाडु का है काजू वैली, काजू वैली जो है इसको भी कहीं न कहीं रामसर साइट में ऐड किया गया है 2024 जून में। और मध्य प्रदेश का जो तवा है, ठीक है, तवा रामसर साइट, इसको भी कहीं न कहीं शामिल किया गया है। तो ये 5 नागी, नकटी, नंजराय, काजू वैली और तवा, इसको याद रखिएगा, जो ये नई ऐड की गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ और रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि वेटलैंड के बारे में और भी क्या क्या पूछेगा। तो भारत का सबसे बड़ा जो है, भारत का सबसे बड़ा जो है वेटलैंड कौन सा है, यानी कि आर्द्र भूमि कौन सा है, तो वो सुंदरबन है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। आप सबको पता है वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है भारत में, तो वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका एरिया देखेंगे तो 0.0 वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है। तो पूछा जाए भारत की सबसे छोटी जो है रामसर साइट कौन सी है, तो 0.02 किलोमीटर में फैली रेणुका झील है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आप देखेंगे पहली रामसर साइट कौन है भारत की, तो ये है चिल्का झील और केवलादेव, ठीक है, या कैलेडियो नेशनल पार्क जिसे आप बोल देते हैं। तो 1981 में जो है इसको कहीं न कहीं शामिल किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो सबसे पहली कौन सी है, चिल्का, और फिर उसके बाद केवलादेव। अब हम बात करते हैं कि आर्द्र भूमियों की भूमि के नाम से कौन सा जो है कि राज्य जाना जाता है, तो गुजरात जो है हमारे देश में, उसे आर्द्र भूमियों की भूमि कहा जाता है। वहाँ बहुत सारी वेटलैंड पाई जाती हैं, ठीक। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो विश्व में सबसे बड़ी कौन सी है आर्द्र भूमि, तो पेंटानल है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये पेंटानल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। सबसे ऊंची विश्व में कौन सी जो है वेटलैंड है, तो सोमोरारी है, ठीक है। सोमोरारी कहाँ है, लद्दाख में है। तो भारत की जो सोमोरारी झील है, ठीक है, तो सोमोरारी बोलते हैं इसे, लद्दाख में पाई जाती है। ये विश्व की सबसे ऊंची वेटलैंड की सूची में रखी गई है, उसको ये दर्जा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि सबसे ज्यादा जो है वेटलैंड कहाँ पे, किस देश में पाई जाती है, तो यूके में है, 175 वेटलैंड पाई जाती है यूनाइटेड किंगडम में। और दूसरा 142 जो है की संख्या है मैक्सिको में, वेटलैंड सबसे ज्यादा है संख्या के आधार पे। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पे हैं, तो ये बोलीविया में है। बोलीविया एक देश है जहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है वेटलैंड पाई जाती हैं। तो हमने अभी तक देख लिया वेटलैंड क्या होती है, रामसर कन्वेंशन क्या है, कब जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है, भारत में कितनी रामसर साइटें हैं, और जो है ये कौन कौन सी होती हैं, कौन छोटी है कौन बड़ी है, और भी हम कुछ क्वेश्चन इसमें आगे अभी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक और रामसर से जुड़ा टर्म, सॉरी वेटलैंड से जुड़ा टर्म, जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड पूछ लिया जाता है कि क्या होता है और किससे संबंधित है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ आपको बताया ना, रामसर कन्वेंशन, ये आर्द्र भूमियों को यानी वेटलैंड को इसकी सूची में शामिल करके और उनका महत्व बढ़ाया जाता है, उनकी सुरक्षा पे गवर्नमेंट जो होती है विशेष ध्यान देती है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने नागी जो पक्षी विहार है बिहार का, ठीक है, इसको जो है कि हमने शामिल कर लिया है रामसर कन्वेंशन में। हमने इस आधार पर शामिल कर लिया कि यहाँ पे जो भी पक्षी आते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना जो है आवास पाते हैं, यहाँ पे बच्चे बच्चे देते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे टूरिज्म बड़ा अच्छा है, लोग आते हैं यहाँ पे घूमते फिरते हैं। तो इस आधार पे हमने इसके महत्व को बताकर रामसर में शामिल करवा दिया। अब हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे पक्षी आ रहे हैं तो कुछ सालों के बाद उसको लोग मार के खाने लगे, जो वहाँ पे टूरिज्म व्यवस्था है खराब होने लगी, क्योंकि कोई उद्योग खुल गया। अब उसी झील में जो है कि पानी कचरा डाला जा रहा है, झील प्रदूषित हो गई। तो कहीं ना कहीं अब क्या होता है, इस वेटलैंड पे खतरा आ जाएगा,
ठीक है, तो खतरा आ जाएगा। तो इस खतरे से इसको बचाने के लिए इसको रेड जोन में एक तरह से डाल दिया जाता है कि गवर्नमेंट इस पे विशेष ध्यान दे। तो जब रामसर साइट, जो कि साइट रामसर साइट में शामिल हुई थी, जैसे नागी, अब रामसर साइट में तो शामिल तो हो गई, लेकिन जब इस पे खतरा बढ़ने लगता है तो इसको रामसर से निकाल करके मॉन्ट्रेक्स में डाल दिया जाता है। और मॉन्ट्रेक्स में डालने का अर्थ ये हो जाता है कि अब इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, और नहीं तो रामसर साइट की सूची से इसको निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एकदम से। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? रामसर साइटें जब दूषित होने लगती हैं या जिस महत्व को बता करके रामसर में शामिल किया जाता है वो महत्व उनका खत्म होने लगता है, लोग वहां पे घर बनाने लगते हैं, उसको पाटने लगते हैं, वहां के जीवों को मारा जाने लगता है, यानी कि उस तरह से उस वेटलैंड पे काफी समस्या आने लगती है, तो उसको हाई अलर्ट जोन में डाल दिया जाता है, जिसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे जिसको डाला जाएगा, अब उसको जो है कि सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास करेगी ताकि उसको ठीक किया जाए, वहाँ का अतिक्रमण हटाया जाए और उसको फिर से पहले के जैसे बनाया जाए। तो अभी फिलहाल हमारे देश की 2 रामसर साइटें हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाली गई हैं। एक तो मणिपुर की लोकटक झील है, बड़ी सुंदर झील है, तैरता हुआ जो है यहाँ पे नेशनल पार्क एक है, केबुल लाम जाओ आप देखिएगा इंटरनेट पे। तो ये लोकटक झील है, मणिपुर में है। एक केवला देव जो है कि नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो ये दोनों अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाली गई हैं। चिल्का झील जो है, जो 1981 में पहली रामसर साइट बनी थी, उसको भी डाला गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पर पैसा खर्च किया, उसको फिर से जो है कि बढ़िया बनाया। तब 2002 में जाके चिल्का झील जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकल आई और फिर से रामसर में चली आई, ठीक है। अब अगर लोकटक झील पे प्रयास किया जाए, साफ सफाई की जाए, इसको भी अगर सुरक्षित कर लिया जाए, तो फिर से ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रामसर में चली आएगी, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है समझ में आ गया। रामसर साइट पहले तो नॉर्मल साइट होती है, उसका महत्व बढ़ाने के लिए रामसर साइट में डाला जाता है, और रामसर साइट में जब उसके ऊपर खतरा आता है तो उसको बचाने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है, और जब उसकी सुरक्षा की जाती है तो फिर से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से नॉर्मल होके फिर इसमें चली आती है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक तरह से बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली सूची है। बात समझ में आई कि नहीं? अभी न्यूज में है कि जो एमपी मध्य प्रदेश का भोज ताल है उसके ऊपर भी खतरा आ रहा है, लोग वहां पे भी बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रामसर साइट से निकाल दिया जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रामसर साइट्स और वेटलैंड से संबंधित जो आपका इकोसिस्टम था, इसको हमने आज खत्म कर लिया, ठीक। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम मैंग्रोव इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।